हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो? बिल्कुल ऐसे रहिएगा बेटा। नाउ आप अब जीएसटी अमेंडमेंट का वेट कर रहे थे, अप्लीकेबल फॉर May 21 एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल आज जो है हम अमेंडमेंट्स देखेंगे रिगार्डिंग टू जीएसटी। यस, मैं आपको कहूँगा कि डीटी के अमेंडमेंट्स तो आप कर लो, साथ साथ में जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी हम कर लेंगे। तो टोटल दो लेक्चर्स हो गए अमेंडमेंट्स के। आज का पहला लेक्चर होगा और दूसरा लेक्चर भी आएगा जो सीए इंटर या आईपीसी ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस के अमेंडमेंट्स इसमें कवर कर ली जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ आपके जो मे एग्जाम का अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है उसकी कट ऑफ डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होगी, जो मैं इसमें कवर कर लूँगा। तो सभी अमेंडमेंट्स हमारी इसमें कवर हो जाएगी जो 31 अक्टूबर 2020 तक की अमेंडमेंट्स है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट टाइम की जो अमेंडमेंट बुक थी और उसके जो वीडियोस है वो जो है मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। और ये एडिशनल अमेंडमेंट्स जो है वो हम देख लेंगे, जो यहाँ पे पिछले 6 महीने की जो अमेंडमेंट्स होती है हर अटेम्प्ट में। जैसे आपको 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट November 20 एग्जाम को अप्लीकेबल थी, 30 अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट नवंबर एग्जाम को अप्लीकेबल थी, और 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक, आई रिपीट 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल है। वैसे इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में नहीं हुई, क्योंकि ये पीरियड में जहाँ तक कोविड सिचुएशन थी और कोविड सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं कर पाई। तो ये आपके लिए लक है कि कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुई। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट तक की सभी अमेंडमेंट्स आपने देख ली है, या आपने जो कोर्स किया विथ ऑल अमेंडमेंट्स किया होगा। अब ये जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है, ये एडिशनल अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। ओके, यहाँ पे ये जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है इसमें अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो यस, मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। पहला तो चार्ज ऑफ जीएसटी में यूनियन टेरिटरी की एक डेफिनेशन आई है, तो वो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन चेंज हुई। जैसे आर्टिकल 370 ओके, जम्मू एंड कश्मीर आपको याद होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 जो है यहाँ पे वो चेंज हुआ था, उसके वजह से हमारी यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन चेंज हुई है। तो यस, वो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी तो कोई खास बाकी तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। रिवर्स चार्ज में जस्ट एक क्लैरिफिकेशन देखना है, कोई नई एंट्री ऐड नहीं हुई है, बस एक क्लैरिफिकेशन देखना है। पेमेंट ऑफ टैक्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है कि आपका इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पे निकाला जाएगा, वो हम देखेंगे। एग्जाम्शन में दो एग्जाम्शन यहाँ पे जस्ट डेट एक्सटेंड हुई है, बाकी कोई एडिशनल एग्जाम्शन नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन और टैक्स इनवॉइस, ये दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें यस एग्जाम में आने लायक अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ई इनवॉइस कंसेप्ट अभी नया आया हुआ है, तो वे रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस, ये अमेंडमेंट जो लेक्चर 2 में कवर होगी वो हम देखेंगे। उसके बाद में रिटर्न में कोई इतनी खास अमेंडमेंट नहीं है, और ई वे बिल की अमेंडमेंट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इतने चैप्टर्स के अमेंडमेंट देखना है। मुश्किल से दोनों लेक्चर मिला के 3 घंटा जाएगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसमें भी आपने मेरे को स्पीड में सुन लिया 1.4 की स्पीड में, तो 2 ही घंटा जाएगा। तो अमेंडमेंट्स इसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। ठीक है, और एक बात बता दूं बेटा आपको कि ये जो 3-4 चैप्टर है, जैसे पहले 3-4 चैप्टर, ये फाइनल और इंटर लेवल पे सेम अमेंडमेंट्स है। फाइनल यानी जो फाइनल लेवल पे अप्लीकेबल है वही इंटर लेवल पे अप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशली इंटर लेवल के नहीं है। ओके, तो मैंने कुछ अमेंडमेंट्स कॉमन फाइनल के लिए एज वेल एज इंटर के लिए रिकॉर्ड किया है, और कुछ अमेंडमेंट सेपरेटली इंटर वालों के लिए रिकॉर्ड किया है। ओके, पर दोनों के लिए सेम है। जैसे ई वे बिल थोड़ा इंटर वालों के लिए सेपरेटली रिकॉर्ड किया गया है। ओके, तो इन सिंपल वर्ड ये कॉमन ही अमेंडमेंट्स मैंने रिकॉर्ड की है। पूरा डिटेल में लिए केस स्टडी के साथ, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है। ओके, जो पढ़ने लायक अमेंडमेंट है वो रजिस्ट्रेशन और टैक्स इनवॉइस में। ठीक है, तो आप चालू करें बेटा अमेंडमेंट लेक्चर। तो हमारा पहला अमेंडमेंट लेक्चर ये रहेगा। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जीएसटी का फास्ट ट्रैक कोर्स, मतलब कोई स्टूडेंट को अगर जीएसटी में बहुत दिक्कत जा रही है तो फास्ट ट्रैक फुल कोर्स, ओके, जिसे मैं कहूँगा जिसमें मैं पूरा अच्छे से कवर करूँगा, वो रिवीजन
रिवीजन कोर्स नहीं, एक तरह से पूरा ही हम यहाँ पे 75 आवर्स में पढ़ाने वाले हैं। तो किसी को अगर जीएसटी का फास्ट ट्रैक फुल कोर्स लेना है, जिसके वीडियोस भी आएगी, उसमें तो अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड रहेगी, तो वो भी वीडियो ले सकता है हमारे वेबसाइट पे www.vsmartacademy.com/विशाल सर से वो ले सकता है। हाँ, इस बार रिवीजन कोर्स जीएसटी के जो है उसकी अनाउंसमेंट जो मतलब सर आपका सवाल होगा कि जीएसटी के रिवीजन कोर्स आएगी क्या, तो जीएसटी के रिवीजन कोर्स के अनाउंसमेंट में मेरी टाइम अवेलेबिलिटी को देख के सीए इंटर के लिए 6-7 दिन बाद अनाउंस करना। इसलिए आपने एक काम करना कि आप यहाँ पे सीए इंटर वी स्मार्ट, ओके ख्याल रहे, वी स्मार्ट के 3 चैनल है, वी स्मार्ट एकेडमी मेन चैनल, सीए इंटर वी स्मार्ट और सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट। तो आप सीए इंटर वी स्मार्ट के चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा, ओके, जो भी अपडेट्स है वहाँ आएगी। और ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देखिएगा। ये यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, थोड़ा आप जब मोबाइल पे यूट्यूब देखते हो तो वो डिस्क्रिप्शन नीचे उसको क्लिक करना, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें दी रही होती है, तो वो डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देखना। उसमें मैं अमेंडमेंट नोट्स की लिंक भी दे दूंगा, पर उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और सीए इंटर वी स्मार्ट ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा ओके, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल की लिंक आप कनेक्ट हो जाना, और वो कनेक्ट होने के बाद ध्यान सुनिएगा, वहाँ पे आपको अमेंडमेंट नोट्स भी मिल जाएगी, और जो भी कुछ अपडेट्स होगी मैं वहाँ डालते रहूँगा, और वहाँ जो अपडेट्स होगी बेटा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, यानी मेरे चैनल पे भी आएगी, वो सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी शॉर्ट वीडियो, छोटे वीडियोस मैं रिवीजन के डाल देता हूँ, तो उसकी भी लिंक वहाँ दे दी जाएगी, प्लेलिस्ट उसकी वहाँ दे दी जाएगी। तो शुरू करते हैं अब हमारी अमेंडमेंट्स, ठीक है, चलो। चार्ज ऑफ टैक्स एंड अप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी आईजीएसटी लॉ, यानी हमारा जो पहला बेसिक चैप्टर था सेक्शन 9 का चार्जिंग लेवी, उसमें एक जो अमेंडमेंट हुई वो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन चेंज कर दी गई। आर्टिकल 370 हट गया है, ये सब आपको पता है, और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो है ये इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अकॉर्डिंगली जीएसटी लॉ में भी अमेंडमेंट हुई है, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, ओके। यहाँ पे जो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, तो यस इसके पीछे बहुत से लॉ के बैकग्राउंड है, पर हमें एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हमें ये फटाफट अमेंडमेंट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको मैं पूरा बैकग्राउंड बताऊं कि आर्टिकल 370 से क्या हुआ, फिर उसमें जीएसटी अमेंडमेंट क्या हुई, फिर कहाँ से कनेक्टिविटी आई, फिर लॉ कैसे चेंज किया गया, कैसे अप्लीकेबिलिटी हुई, ओके। तो ये आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपके एग्जाम के लिए जो है, जो अमेंडमेंट आपको लागू होगी बाय फाइनेंस एक्ट 2020 रेडी विथ नोटिफिकेशन, तो ये अमेंडमेंट आप देख लीजिएगा। एक छोटी सी अमेंडमेंट जो हुई है, आर्टिकल 370 जो यहाँ पे रिमूव हुआ है, और उसके बाद जीएसटी के क्या इम्पैक्ट हुए हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरी की पहले पुरानी डेफिनेशन क्या थी, ओल्ड डेफिनेशन अगर देखें तो यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी में कवर होता था, ओके। तो यहाँ दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ओके, ये जो है ये अलग सेपरेट कवर होता था, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी, ओके। तो अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुई बेटा, अमेंडमेंट ये हुई कि अंडमान निकोबार तो सेम है आइलैंड, लक्षद्वीप जो है यहाँ पे ये भी यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में है, लेकिन दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली इसको कंबाइन कर दिया है। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब ये कंबाइन यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। आई रिपीट, पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब ये कंबाइन हो चुकी है, ओके। यहाँ पे यस यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी रख के क्या फ़ायदा, और कि दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन अलग करने पड़ेंगे, दोनों के अलग गवर्नर अपॉइंट करने पड़ेंगे और एक्सेट्रा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इनको एक ही यूनियन टेरिटरी में लाया है। फिर लद्दाख और चंडीगढ़, लद्दाख और चंडीगढ़, ये लद्दाख जो है अभी ऐड किया उन्होंने, चंडीगढ़ और अदर यूनियन टेरिटरी। तो अमेंडमेंट बस ये दो है कि दमन दीव, दादरा नगर हवेली इनको कंबाइन कर दिया गया है और लद्दाख ऐड किया गया है। सर जम्मू एंड कश्मीर भी तो यूनियन टेरिटरी हुई, ओके। इसके लिए थोड़ा मैं समझना, आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। स्टेट की डेफिनेशन अगर जीएसटी में आप देखोगे, ओके, जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो ये स्टेट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे बेटा, तो ये सेक्शन 103 में
सेक्शन 2103 में शायद ओके यही स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। हाँ, सेक्शन 2103 में डेफिनेशन दी है उन्होंने स्टेट्स की। ठीक है, बराबर है। ओके, स्टेट मीन्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, यूटी विथ लेजिस्लेचर, विथ लेजिस्लेचर। तो थोड़ा इसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। ओके, अब आराम से डिस्कशन करते हैं कि ये अमेंडमेंट्स क्यों हुई। जैसे स्टेट विथ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, मतलब क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टेट्स डिफाइंड है वो तो है। ओके, जैसे महाराष्ट्र स्टेट हुआ, जैसे यहाँ पे एमपी यूपी, ये जो स्टेट डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, वो तो स्टेट्स में आएंगे जहाँ पे एसजीएसटी लॉ अप्लीकेबल होगा, जहाँ एसजीएसटी अप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी की अब बात करें तो ओके, यहाँ पे दो टाइप की यूनियन टेरिटरी है। एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके, एक स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, और ऐसी एक यूनियन टेरिटरी जहां ओके स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो अब मैं थोड़ा आपको कह दूं कि यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे मतलब क्या। यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसी टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, तो यहाँ पे जो है यूटी जीएसटी लगता है, यानी सीजीएसटी तो लगता ही है, साथ साथ में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो वो सिचुएशन में यूटी जीएसटी लगता है। पर यूनियन टेरिटरी जो है, यहाँ दो टाइप की यूनियन टेरिटरी दी है। ओके, इंडिया में एक स्टेट लेजिस्लेचर जो पार्टली आप स्टेट भी कह सकते हो, ओके, कुछ पावर सेंट्रल के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, और जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां टोटल पावर सेंट्रल के पास है, यानी सेंट्रल उसका एडमिनिस्ट्रेशन में रखता है। जैसे दिल्ली ले लो, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो स्टेट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी अगर लेते हैं तो दिल्ली। दूसरा ओके, पुडुचेरी ले लो, पुडुचेरी ले लो, और अब अभी उन्होंने ऐड किया जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब अभी ऐड किया जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पार्टली ओके कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जैसे दिल्ली में आप गवर्नमेंट है, ओके, हेल्थ उनके पास है, जहां तक देखा जाए तो यस, जो भी कुछ पावर दिया, हेल्थ है, स्कूल्स है, एजुकेशन है, उनके पास है, जो वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये जो है ओके, यहाँ पे ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है उसे स्टेट माना जाएगा। एज पर दिस डेफिनेशन जीएसटी के हिसाब से उसे स्टेट ही माना जाएगा, उसे स्टेट ही माना जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है स्टेट मतलब ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है। मतलब जो स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन है वो तो स्टेट के डेफिनेशन में आता ही है, ऑल्सो इंक्लूड्स दैट यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर है। तो ऐसे सिचुएशन में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पूरी यूनियन टेरिटरी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर पूरी यूनियन टेरिटरी नहीं है दोस्तों, तो वहां स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर वहां स्टेट लेजिस्लेचर है तो ऐसे सिचुएशन में वो जीएसटी लॉ के हिसाब से स्टेट के इसमें आएगा, और यहाँ पे एसजीएसटी लॉ अप्लीकेबल होगा, एसजीएसटी लॉ अप्लीकेबल होगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, आई रिपीट, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल किया जाएगा, और ये दो टैक्सेस यहाँ पे लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ अगर सेकंड हम बात करें विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये यूनियन टेरिटरी है बेटा जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़, ओके, इसमें जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो है तो यूनियन टेरिटरी पर स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए स्टेट के डेफिनेशन में चले जाता है। दिल्ली स्टेट के डेफिनेशन में चले जाता है, पुडुचेरी स्टेट के डेफिनेशन में चले जाता है एज पर जीएसटी लॉ। इसलिए ये जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, ओके, 5 यूनियन टेरिटरीज दी है, तो 5 यूनियन टेरिटरीज जो है यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा बेटा, ये केस में यूटी जीएसटी, आई रिपीट, यूटी जीएसटी अप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, कम ऑन, यहाँ पे अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है बेटा, तो वो सिचुएशन में ओके आपको जो है यहाँ ओके इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, तो वो सिचुएशन में आपको सीजीएसटी और यूटी जीएसटी भी लगता है। अब आपका एक बेसिक सवाल होगा, सर
ओके, जब ये यूनियन टेरिटरी सेंट्रली हैंडल कर रही है तो ऐसे दो इसमें क्यों लगाती है? ओके, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, क्यों भी ये भी सेंट्रल का रेवेन्यू है। ओके, आई रिपीट, ये भी सेंट्रल का रेवेन्यू है और ये भी सेंट्रल का रेवेन्यू है, तो ऐसे दो टैक्स क्यों लगाती है? ओके, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, क्योंकि दोनों भी सेंट्रल है। नहीं बेटा, ये जो सीजीएसटी का पैसा आता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनता है। ओके, जो फीस सेंट्रल ओके खर्चा करती है पूरे इंडिया के लिए, और यूटीजीएसटी का जो पैसा नो डाउट सेंट्रली कलेक्ट करेगी पर इसी यूनियन टेरिटरी के लिए स्पेंड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, तो ये यहाँ पे ओके अमेंडमेंट हुई। अब इसके इम्पैक्ट क्या हुआ है? ओके, इम्पैक्ट ये हुआ है कि पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ओके अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है एक ही स्टेट था। अब ये बेटा ओके नाउ एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, आप लिख सकते हो, और एक एक वो स्टेट के डेफिनेशन में आ चुका है। एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, सॉरी, एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है और एक स्टेट के डेफिनेशन में आ चुका है। ओके, स्टेट के डेफिनेशन में आ चुका है और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ बेटा कि अगर समझ लो आपका आपके दो तीन ब्रांचेस है, जम्मू एंड कश्मीर में आप बिजनेस करते हो, आपका एक ब्रांच जो है जम्मू एंड कश्मीर में था, एक ब्रांच लद्दाख में था, एक ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर में और एक ब्रांच लद्दाख में था, पर दोनों पहले एक स्टेट में माने जाते थे। तो दोनों पहले एक ही स्टेट में माने जाते थे, इसके वजह से क्या था, दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन में होंगे। एग्जाम्पल लो, मैंने नीचे केस स्टडीज ली है, दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन में होंगे। ओके, तो अगर इन दोनों में स्टॉक ट्रांसफर होता है या गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता था, क्योंकि दोनों सेम रजिस्ट्रेशन में थे। हाँ, दोनों अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे होगे, क्योंकि सेम स्टेट में दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो, अगर दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो फिर सवाल नहीं, फिर तो क्या है, डीम सप्लाई भी माना जाएगा। लेकिन ओके, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में होगे तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आता था या इंटर ब्रांच ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आता था। लेकिन अब क्या हो गया, ओके एक स्टेट बन गया और एक यूनियन टेरिटरी बन गई। तो अगर आपकी एक ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर में है और एक ब्रांच आपकी लद्दाख में है, तो आपको अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे। ओके, यानी बेटा ये जो है डिवाइडेशन हो गया, दो भाई अलग अलग हो गए और अब दोनों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे। और इन दोनों में अगर कोई अब स्टॉक ट्रांसफर होता है, आई रिपीट स्टॉक ट्रांसफर होता है, तो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। इसका उल्टा बेटा इधर हुआ, इसका उल्टा यहाँ पे हुआ। ओके, यहाँ क्या हुआ थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसा हुआ कि दादरा और नगर हवेली, ध्यान से सुनना, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, ये दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी, ये पहले ओके बिफोर अमेंडमेंट्स, ओके दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ा, इसका रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ा। लेकिन अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। ओके, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, और अगर ये एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है और आपका एक ब्रांच दादरा नगर हवेली में है और दूसरा ब्रांच दीव दमन में है, ओके हाँ, अब आपके पहले से सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो आप एक यूनियन टेरिटरी में दो रजिस्ट्रेशन रख सकते हो, एक स्टेट में आपकी मर्जी से दो रजिस्ट्रेशन ले रख सकते हो। लेकिन आपको अगर कैंसिल करवाना है तो आप कैंसिल कर सकते हो और दोनों का मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन रख सकते हो। आई रिपीट, दोनों का मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन रख सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि पहले अगर स्टॉक ट्रांसफर होता था ओके तो उसके ऊपर जीएसटी आता था, लेकिन अब ओके यहाँ पे गुड्स और सर्विस का सप्लाई होता था तो इसके ऊपर जीएसटी आता था। लेकिन अब बेटा अगर आपने दोनों का मिला के एक कैंसिल कर दिया और दोनों का मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन रखा, तो इसमें अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो गए तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आई होप सो बेटा आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये हमने देखे इम्पैक्ट ओके कि ये अमेंडमेंट के इम्पैक्ट क्या हुए। डन, यहाँ पे चलो अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट एक और क्या अमेंडमेंट हुई, आपको शेड्यूल 2 पता होगा, सेक्शन सॉरी शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1)(a) के तहत। ओके, शेड्यूल 1 था कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी सप्लाई बोली जाएगी। शेड्यूल 3 था कुछ ऐसी एक्टिविटीज ओके यहाँ पे जो सप्लाई कभी नहीं बोली जाएगी। और शेड्यूल 2 जो था वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, आई रिपीट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, जिसमें यह कहा गया कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज
ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अब देखो ये ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ये यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है, अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुई, इसमें एक पैरा 4 था। ओके, आपको ये पैरा 4 याद आएगा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। ओके, ये पैरा 4 में अगर आपने कोई भी बिजनेस असेट ट्रांसफर किया, ओके, कोई भी बिजनेस असेट आपने अगर ट्रांसफर किया, तो वो बिजनेस असेट जब आप ट्रांसफर करोगे तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। इसके लिए पैरा 4 एक बार फिर से समझ लो। अब शेड्यूल 2 का स्कोप, ओके, एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है उसके लिए नहीं है। शेड्यूल 2 का स्कोप है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई, ये बताने के लिए। मतलब आपकी एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, ये आपको जो डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो सेक्शन 71A ओके विथ कंसिडरेशन या सेक्शन 71C विदाउट कंसिडरेशन, ओके, ये सेक्शन से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सप्लाई है या नहीं है। हाँ, अगर वो सप्लाई होता है विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, तो सप्लाई ये गुड्स का है या सर्विस का है, ओके, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए शेड्यूल 2 आपको हेल्प करता है। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुई, ओके, पुरानी प्रोविजन ये थी कि भाई अगर कोई आप बिजनेस असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर सकते हो, ओके, मतलब आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया एंड नो लॉन्गर टू बी ए फॉर्म ऑफ बिजनेस असेट, तो ऐसे सिचुएशन में पहले वर्ड था विथ और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, ओके, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में सोचा कि यार ये लिखने की क्या जरूरत है, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर कंसिडरेशन होगा तो 7(1) के सप्लाई पहले प्रूव हो गया, और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो 7(1)C के 4 पैरा में आता होगा तो सप्लाई होगा। मतलब क्यों? क्योंकि शेड्यूल 2 का स्कोप में वो विद कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, उसमें कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि शेड्यूल 2 का स्कोप जो है अब बस सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है। शेड्यूल 2 का स्कोप सिर्फ अब क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी डिसाइड करनी है कि ये सप्लाई है या नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी डिसाइड तो वो तो सेक्शन 71A से या सेक्शन 71C से ही डिसाइड होगा। ओके, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये वर्ड विथ वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्लियर यही ऑब्जेक्ट है, हमें ये बताना है कि ये एक्टिविटी सप्लाई है, कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसलिए यहाँ से रिमूव कर दिया। एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपैक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने विड्रॉ किया है। सेम फॉर क्लॉज बी में, क्लॉज बी में बेटा अगर आप से टेम्पररी देते हो फॉर प्राइवेट यूज अदर देन बिजनेस यूज, ओके, आई रिपीट, फॉर प्राइवेट मतलब अदर देन बिजनेस यूज, तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इसमें से भी सेम वर्ड उन्होंने निकाल दिया, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ ये इंपैक्ट हुआ। और क्लॉज सी तो आपको पता होगा, अगर आपने बिजनेस क्लोज कर दिया, ओके, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया या आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो जो भी बिजनेस असेट है वो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। उसके ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था, लेकिन बस यहाँ एक छोटा सा इंपैक्ट हुआ, ओके, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये दो छोटी सी अमेंडमेंट हुई, ओके, इन आवर बेसिक चैप्टर लेवी। देखा आपने कितनी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है, ओके, और ये याद रखने लायक है। और इसको मैं कंबाइन कर दूं तो मुश्किल से 3-4 पेजेस होगी। ओके, इसकी समरी बना दूं तो आप बोलोगे सर समरी बना दो ना। अरे नालायक को आप बनाओ, मेरे से हुआ तो मैं बना के दे दूंगा, अदरवाइज आप बनाओ नालायक को समरी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन चेंज हुई उस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। Mr. X is a registered supplier of various goods in Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and has the branches in Union Territory of Daman and Diu. ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में ब्रांचेस थी। ऑल परचेसेस आर मेड एट मेन ब्रांच ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड देन स्टॉक इज ट्रांसफर फ्रॉम दादरा नगर हवेली टू दमन एंड दीव. The stock is transferred without consideration. However, okay, on these supplies, Mr. X paid the GST to government as per the provision of Schedule 1. State whether the action of Mr. X correct as per amended provision of this law. हाँ, amended provision के हिसाब से बताओ क्या। तो अब ये देखो उसने क्या किया, दादरा और नगर हवेली से दमन एंड दीव में उसकी जो ब्रांच थी उस पर स्टॉक ट्रांसफर किया और जीएसटी लगाया, ओके, और टैक्स पे किया। क्या उसने ये सही किया या गलत किया, ये हमें जानना है। पहली बात तो
अगर यहाँ पे आंसर आपका कैसे होना चाहिए, अगर यहाँ पे उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन अभी भी रखा हुआ है, अब एक तो वो सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गई है, और सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गई है और उसने अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन अभी भी रखा है, तो एक स्टेट में एक यूनियन टेरिटरी में जहाँ तक हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं, तो अगर वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, और अगर वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे तो वो सिचुएशन में जो भी सप्लाई किया जाएगा वो सप्लाई यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसके बाद में बेटा यहाँ अगर उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके सिंगल रजिस्ट्रेशन में लिया होगा तो वो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। तो आप दोनों वे से इसको आंसर दे सकते हो, मैंने आंसर दिया है, आप उसको रीड कर सकते हो, पर दोनों वे से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, Mrs. XYZ and Company legal consultancy firm provide services all across the India. It has registered place of business in the state of Jammu and Kashmir and has a branch in Ladakh also. On the same matter, firm of Jammu and Kashmir provide consultancy service to its branch Ladakh and vice versa. As Jammu and Kashmir and Ladakh before amendment made by Finance Act 2020 are in same state, Mrs. XYZ and Company has taken only one registration and not charging GST on the same state. Okay, as in the same state, Mrs. XYZ and Company is of view that okay, as it's already registered in GST Act, therefore after amendment made by Finance Act 2020 in definition of Union Territory, it's not required to take a separate registration for both branches under GST Act. State whether the contention of Mrs. XYZ and Company is correct or not. सवाल ये है कि उन्होंने क्या किया था, एक ही रजिस्ट्रेशन लिया था और जम्मू एंड कश्मीर से जो भी सर्विसेज जाती थी लद्दाख में उसके ऊपर वो जीएसटी नहीं देते थे, लेकिन अब ये उल्टा हो गया, दमन दीव दादरा नगर हवेली एक हो गए, ये अलग हो गए, तो अब ये अलग अलग हो गए, तो ये सिचुएशन में आपको लिखना पड़ेगा कि उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई रिपीट, उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और अगर वो यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे क्योंकि वो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो अब कोई भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती है तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, तो हमने कुछ केस स्टडी बनाई, अमेंडमेंट तो छोटी थी लेकिन आदत है कि उसको केस स्टडी में बनाना, आपके लिए इतनी सब मेहनत करना और कि उसके क्वेश्चंस बनाना जोक नहीं है बेटा। आपको तो ऐसा लगता है चलो एग्जाम हो गया, अमेंडमेंट्स आ गए, अमेंडमेंट्स दे दो, उस पर सोचना, केस स्टडी बनाना, उसके आंसर बनाना और कि सब के लिए टाइम लगता है। ठीक है, चलो डन। तो ये आपने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ केस स्टडी 2। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है रिवर्स चार्ज। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट नहीं, एक जस्ट क्लैरिफिकेशन आया है। अगर आपको एक रिवर्स चार्ज याद होगा, याद करना ही पड़ेगा, अमेंडमेंट्स देख रहे हो तो मैं तो इतना कहूँगा कि जो जो चैप्टर की अमेंडमेंट्स देख रहे हो एक बार तो मेरे साथ देख लो, और जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसके साथ साथ भी एक बार देख लेना। तो बेटा यहाँ पे अगर डायरेक्टर ऑफ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज में कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पे लायबिलिटी आएगी, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पे लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ ये हमने कंसेप्ट देखा था, लेकिन क्या हुआ और रिवर्स चार्ज में आरसीएम में कंपनी लायबल होगा, ये कंपनी यहाँ पे लायबल होगी, ये तो कंसेप्ट देखा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक एडवांस रूलिंग आ गई, और एडवांस रूलिंग में कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे आ गए, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अभी जो क्लैरिफिकेशन है जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो हमें देखना है। ओके, उसमें ऐसा कि एक एडवांस रूलिंग आ गई और वो एडवांस रूलिंग में ये कहा गया, ओके उसका ये इंटरप्रिटेशन आ गया कि भाई डायरेक्टर को सैलरी भी दिया या रेम्यूनरेशन दिया तो वो सिचुएशन में भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो वो बड़ी गड़बड़ क्रिएट कर रहा था पूरे इंडस्ट्री में, उसने बड़ी गड़बड़ कर दी, जैसे बोल टाइम डायरेक्टर है, सैलरी दिया जा रहा है एक्सेट्रा, तो उस पर भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो ऐसे केस में ओके क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था कि डायरेक्टर अगर रेम्यूनरेशन ले रहा है कंपनी से तो ओके रिवर्स चार्ज आएगा या नहीं आएगा, कौन से केस में रिवर्स चार्ज आएगा और कौन से केस में एज अ सैलरी शेड्यूल 3 का पार्ट माना जाएगा। क्योंकि आपको याद है तो शेड्यूल 3 में पैरा 1 है, और शेड्यूल 3 में पैरा 1 ये कहता है कि यहाँ पे एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, आई रिपीट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सर्विस नहीं कही जाएगी। तो अगर नहीं कही जाएगी तो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज। तो कब डायरेक्टर ओके कंपनी को जब रेम्यूनरेशन लेता है या फीस लेता है तो कब वो शेड्यूल 3
पैरा वन का पार्ट बनता है और वो केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, और कब वो यहाँ पैरा वन का पार्ट नहीं बनेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानने के लिए एक क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर कोई केस स्टडी या कोई क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में। तो ये क्लैरिफिकेशन क्या आया, देखो यहाँ पे मैंने ये क्लैरिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन ऑन लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, सर्कुलर नंबर 140/10/2020। ओके, तो क्लैरिफिकेशन देखो, कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ओके, रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनी टू इंडिपेंडेंट और दोज डायरेक्टर हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द सेड कंपनी जिसका टीडीएस इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 194(j) में डिडक्ट हुआ। ओके, हाँ, उन्होंने बेस लिया कि इनकम टैक्स में आप टीडीएस कैसा डिडक्ट कर रहे हो। इनकम टैक्स में जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो वो बेस लेके डिसाइड होगा कि आपके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी कैसे आएगी। वो आपका इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा या फिर वो सेपरेट रेम्यूनरेशन फीस करके यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस में क्लासीफाई होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 194(j) में रेम्यूनरेशन दिया गया, ओके, इंडिपेंडेंट या दोस्त डायरेक्टर who are not employee, और उसका जो है टीडीएस 194 में काटा गया, तो ओके आंसर आया। ऑब्वियसली आंसर तो ये आना था, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ पैरा 1 सी जीएसटी। ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा और यहाँ टैक्सेबिलिटी आएगी और रिवर्स चार्ज में कंपनी उसका टैक्स पे करेगी। रिवर्स चार्ज में कंपनी उसका टैक्स पे करेगी। चलो, अच्छी बात है। दूसरा, ओके, द डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड रेम्यूनरेशन आर डिक्लेयर्ड एज अ सैलरी इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, लेकिन उसका टीडीएस एज अ सैलरी डिडक्ट हो रहा है। आई रिपीट, उसका टीडीएस एज अ सैलरी डिडक्ट हो रहा है और सेक्शन 192 में कंपनी डिडक्ट कर रही है जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है और ओके एज अ सैलरी मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये शेड्यूल 3 में कवर किया जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, तो रिवर्स चार्ज में भी कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा कि शेड्यूल 3 ये एक्टिविटी को सप्लाई कहता ही नहीं है। अगर शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 अगर इस एक्टिविटी को सप्लाई कहता ही नहीं है तो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब तीसरा वाला पार्ट देखो, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन विच इज ओके डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरी इन अ कंपनी अकाउंट्स एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194(j) ऑफ इनकम टैक्स एज अ फीस और प्रोफेशनल फीस। अब देखो, okay, subject to 194(j) of income tax act as a fees for professional or technical services। हाँ, अब कभी कभी डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है। आपने बहुत सी बार अकाउंटिंग में कैलकुलेशन किया डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो इन एडिशन टू सैलरी मिलते हैं। ओके, और वो डायरेक्टर को एज ऑफ प्रोफेशनल फीस दी जा रही है जिसका टीडीएस 194(j) में डिडक्ट किया जा रहा है। ख्याल रहे, अगर 194 में ओके डिडक्ट किया जा रहा है तो वो सिचुएशन में क्या होगा, तो सैलरी टू, अब देखो यहाँ पे सैलरी हो, ओके, वर्ड है अदर देन सैलरीज। ओके, यहाँ पे वर्ड है अदर देन सैलरीज, यानी दो यहाँ एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक तो सैलरी और दूसरा रेम्यूनरेशन। ओके, और रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी है, तो जो सैलरी दी गई वो तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगी जिसका टीडीएस 192 में काटा गया हो, और रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी दी गई, ओके, रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी दी गई तो वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 रहेगा और वो केस में यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा और आरसीएम में लग जाएगा। तो बेटा ये क्लैरिफिकेशन में आपको जस्ट ये देखना है, जब भी केस स्टडी आई तो टीडीएस कैसा कटा, 194(j) में कटा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसका टीडीएस सेक्शन 192 में कटा होगा तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी जो है नहीं आएगी। ओके, शेड्यूल 3 उसको बचा लेगा। ओके, तो ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, अच्छे से करके जाना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपके आईसीएआई के मटेरियल में है। अर्पण सिंघानिया इज अ डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड। ठीक है, कंपनी पेड हिम अ सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सैलरी वॉज पेड टू अर्पण सिंघानिया amounting to 1.5 lakhs for the month of January, on which TDS was also deducted as per the applicable provision of income tax law। ठीक है, तो सिटिंग फीस मिल रही है और सैलरी मिल रही है।
ठीक है, सिटिंग फीस और सैलरी मिल रही है। सिटिंग फीस तो नो डाउट वो टैक्सेबल होगा रिवर चार्ज में, पर सैलरी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो टैक्सेबल नहीं होगा। तपस्या एंड एसोसिएट इन विच अर्पन सिंघानिया इज अ पार्टनर supplied certain professional services okay to Narayan Limited in the month of January for an amount 2 lakhs। एक और फर्म थी तपस्या एंड एसोसिएट जिसमें अर्पण सिंघानिया पार्टनर था। ओके उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की और वो 2 lakhs की प्रोवाइड की। डिस्कस द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन ईच वन ऑफ द केस। पहले तो डायरेक्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अर्पण सिंघानिया जो है वो सिटिंग फीस ले रहा है, तो सिटिंग फीस पे यहाँ पे 25,000 पे जीएसटी आएगा और रिवर चार्ज में यहाँ नारायण लिमिटेड एंड ए कंपनी उसका टैक्स पे करेगी। सेकेंड, जो सैलरी 1.5 लाख रुपए मिल रही है, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और हम अज्यूम करेंगे कि सेक्शन 192 में उसका ओके टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। अगर 192 में उसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और यहाँ पे ये रिवर चार्ज तभी लगता है जब डायरेक्टर डायरेक्ट सर्विस कंपनी को दे रहा है, लेकिन डायरेक्टर की पार्टनरशिप फर्म दे रही है सर्विसेज। आई रिपीट, डायरेक्टर की पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तपस्या एंड एसोसिएट अगर ये सर्विसेज दे रहा है तो वो केस में रिवर्स चार्ज का सवाल ही नहीं आता, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो मैंने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया। सिटिंग फीस पेड टू द डायरेक्टर, पहला पार्ट, सॉरी सिटिंग फीस पेड टू द डायरेक्टर। दूसरा सैलरी पेड टू द डायरेक्टर और सर्विस प्रोवाइडेड बाय तपस्या एंड एसोसिएट। देखो, एज पर रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, टैक्स ऑन सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द said company or body corporate located in a taxable trade is payable under reverse charge. Hence, in present case, sitting fees amounting to 25,000 payable to Arpan Singhania by Narayan Limited is liable to GST under reverse charge and रिसिपिएंट नारायण लिमिटेड ओके वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये सिटिंग फीस जो है वो अदर देन सैलरी है। ओके जो सैलरी पे की गई, तो अभी अभी जो हमारा क्लैरिफिकेशन आया, अगर उसका टीडीएस 192 में डिडक्ट किया होगा, ये जरूर लिखना, सेक्शन 192 में उसका टीडीएस डिडक्ट किया होगा तो वो शेड्यूल 3 के स्कोप में आ जाएगा और उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा और रिवर चार्ज में ओके कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, नॉट लाइबल टू जीएसटी। और तपस्या एंड एसोसिएट जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो वो रिवर चार्ज का सवाल ही नहीं आता है, वो जो टैक्सेबल होगा वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल किया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। डन, ओके। नेक्स्ट बेटा और एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। मिस्टर एक्स इज अकाउंटेंट ऑफ टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, टीसीएस प्राइवेट प्रेजेंटेड देयर सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ October 2020. The accountant is of view that no GST is payable on salary payment as the same fall under the Schedule 3 of the Act. However, you are as auditor of the company required to analyze whether the view of accountant is correct and as per law. If not, the person liable for paying the tax and taxable based on following information. Salary sheet of TCS Private Limited. Okay, तो different okay जो remuneration दिया उसका ये दिया है उन्होंने। पहला, remuneration paid to independent director of a company and TDS deducted under 194J। 194J में डायरेक्टर को दिया और TDS डिडक्ट किया तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज आ जाएगा और रिवर्स चार्ज ये 1 लाख पे आ जाएगा बेटा। तो यस ओके यहाँ 1 लाख टैक्सेबल वैल्यू होगी और 194J है इसलिए उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। दूसरा, सिटिंग फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिटिंग फीस पेड टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा 30,000, तो इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा जो सिटिंग फीस आप दे रहे हो। ओके उसके बाद में नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी ऑन विच टीडीएस डिडक्टेड 192 में। 192 में टीडीएस डिडक्ट हुआ तो वो सिचुएशन में इसके ऊपर शेड्यूल 3 लग जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। रेम्यूनरेशन पेड टू होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें भी लिख दो टीडीएस सेक्शन 192 में डिडक्ट हो रहा है। ओके तो अगर यहाँ पे ओके टीडीएस 192 में डिडक्ट हो रहा है, आपने लिखा टीडीएस 192 में, हाँ मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे, हाँ इस यहाँ लिख दो टीडीएस 192 में डिडक्ट हो रहा है। तो अगर 192 में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके उसके बाद में सैलरी पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर, और यहाँ लिख दो टीडीएस 194 J।
तो ऐसे केस में आपकी जानकारी के लिए 194, और ये वोल टाइम डायरेक्टर नहीं है, ओके, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में इसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो यहाँ पे 10,000 पे जीएसटी है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस एंड टीडीएस 194 जे में है, तो इस पर भी जीएसटी आएगा। ओके, यहाँ पे तो यहाँ जीएसटी पे होगा। और नेक्स्ट, सिटिंग फीस पेड टू वोल टाइम डायरेक्टर, यानी इन एडिशन टू सैलरी अगर सिटिंग फीस दिया जाए वोल टाइम डायरेक्टर को, तो सिटिंग फीस ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी। यहाँ पे सिटिंग फीस पेड टू वोल टाइम डायरेक्टर, अच्छा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 25,000 कर लो, और टोटल एक बार चेक कर लेना। ओके, वहाँ पे 25,000 कर लो, ठीक है। तो सिटिंग फीस पेड टू वोल टाइम डायरेक्टर 25,000 करेक्शन कर लेना, तो वो सिचुएशन में उस पर भी जीएसटी आएगा। रिवर चार्ज में ओके इतने अमाउंट पे कंपनी रिवर चार्ज में टैक्स पे करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम हमने देखा। चलो डन। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में अमेंडमेंट तो छूटी हुई है, लेकिन उसके इम्पैक्ट प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सेक्शन 50 में देखो, सेक्शन 50 क्या कहता है रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेली पेमेंट ऑफ टैक्स। Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or rules made thereunder, but fail to pay tax on any part thereof to the government within the period prescribed। मतलब आपने अब टैक्स जो है नेक्स्ट मंथ के मंथली पेमेंट में हो गए तो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक, या फिर क्वार्टरली हो गए तो यस 20 तारीख, यानी जो भी आपकी रिटर्न की डेट होगी, क्योंकि पेमेंट की ड्यू डेट तो है नहीं, पर लॉ ये कहता है कि आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा जब तक आप पेमेंट करते नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आपकी रिटर्न की ड्यू डेट होगी वो पेमेंट की ड्यू डेट होगी, और उस प्रिस्क्राइब टाइम में आपने पैसा नहीं दिया, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid pay on its own interest at such rate not exceeding 18%। आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ओके, एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन जीएसटी काउंसिल। और अभी जो इंटरेस्ट रेट ओके लिखा है नॉट एक्सीडिंग 18%, और अभी अप्लीकेबल 18% पर एनम ही इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे बेटा यहाँ मेरी टैक्स लाइबिलिटी 20 लाख रुपए है, और मेरे पास आईटीसी जो है आईटीसी 15 लाख का है, मतलब नेट कितना बचा 5 लाख रुपए। लेकिन एक बीच में केस हुआ था, हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, ओके, और तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि अगर आपने रिटर्न फाइल किए ही नहीं तो ये माना जाएगा कि आपने क्रेडिट क्लेम किए ही नहीं, और क्रेडिट क्लेम नहीं किए तो वो सिचुएशन में आपको ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि वो पीरियड में मेरे क्रेडिट थे, ओके, मेरे क्रेडिट थे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे उसके क्रेडिट मिलने चाहिए, ठीक है। मैंने रिटर्न जो है सेक्शन 39 का 3B में रिटर्न जो है लेट फाइल किया होगा, अगर मैंने रिटर्न लेट भी फाइल किया होगा तो भी मुझे क्रेडिट मिलके जो मेरी नेट अमाउंट थी उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगना चाहिए फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्रॉस पे लगेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि क्रेडिट तो क्लाउड में थे, ओके, वो नहीं दिए जाएंगे, ऐसा माना जाएगा कि तुमने क्रेडिट लिए ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो थोड़ा गवर्नमेंट को गलत लगा, और गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो ऐड किया, और प्रोविजो ओके यहाँ पे कवर किया। अब ये देखो क्या कहती है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल, आई रिपीट, ये जो है फाइनेंस एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो गया था, लेकिन अप्लीकेबल ओके आप ये अक्टूबर के बाद करवाया, इसलिए जो है आपको ये प्रोविजो अप्लीकेबल है। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल in respect of supplies made during the tax period and declare in the return for the said period furnish after the due date, यानी अगर आप रिटर्न फर्निश कर रहे हो आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, मतलब क्या, ओके, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, अगर आपने सप्लाई किया है लेकिन आप उसका रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो, एक्सेप्ट वेयर, ये एक्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में लूंगा, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग under 73-74 in respect of the said period shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting electronic cash ledger, shall be paid only on that portion which is by debiting electronic cash ledger। मतलब क्या, मतलब बड़ा सिंपल है, मतलब ये कि अगर आपने ड्यू डेट को रिटर्न नहीं दिया, बाद में भी रिटर्न दिया, लेकिन
आप जो है इंटरेस्ट जो है ग्रॉस पे नहीं दोगे, आप इंटरेस्ट जो है नेट पे ही दोगे, जो कैश लेजर के थ्रू आपको पे करना है। यानी जितना डिले में जितना कैश लेजर के थ्रू पेमेंट आएगा, ओके, रिटर्न लेट भी जा रहा हो लेकिन आपके पास क्रेडिट पड़े थे, आपने क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, और नेट लायबिलिटी जो कैश लेजर के थ्रू आई, ओके, वो कैश लेजर के थ्रू जो लायबिलिटी आएगी उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये एक्सेप्शन पे ध्यान लाना चाहूंगा, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73-74। लेकिन अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट या इरोनियस रिफंड और आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आ गई, आपकी प्रोसीडिंग चालू हो गई, और शो कॉज नोटिस आने के बाद, प्रोसीडिंग चालू होने के बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो सिचुएशन में ग्रॉस अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यानी सेक्शन 73-74 की प्रोसीडिंग चालू होने के बाद जो ओके इंटरेस्ट लगता है वो ग्रॉस पे लगेगा। यहां पे ये बेनिफिट जो नेट है, नेट जो कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हो क्रेडिट लेने के बाद, ये बेनिफिट तभी मिलेगा आप रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो। सुनो, आप रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो, ओके, और वो जो रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो यहां पे बेटा उस ओके अभी तक आपके अगेंस्ट में सेक्शन 73 और 74 की प्रोसीडिंग नहीं लगी है, 73 74 की प्रोसीडिंग नहीं लगी है। तो बेटा वो केस में जहां तक देखा जाए तो आपको नेट अमाउंट पे जो कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हो उतने ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है और फिर जो मटेरियल में दिया है वो एग्जाम्पल होगा। In the month of September, Mr. Sumit has to made outward supply of 10 lakhs, okay, on which he has to pay tax 12%, 1,20,000. The amount of input tax rate available on the same date 70,000. The last day of filing return is 10th of GSTR1 10th of next month. GSTR1 10th of next month और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 20 थी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 20 थी। Ashok made a payment on 5th of December. Calculate the interest payment of tax is as follows. 5th of December को पे किया, पर उसकी ड्यू डेट जो है GSTR1 की 10 थी पर 3B की 20 थी, तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ थी। हाँ, तो सितंबर का अक्टूबर 20 अक्टूबर, यानी इंटरेस्ट चालू होगा 21 अक्टूबर से, इंटरेस्ट चालू होगा 21 अक्टूबर पे, और इंटरेस्ट टोटल पे दिया जाएगा या थ्रू कैश लेजर जितना दिया, थ्रू कैश लेजर जितना दिया, तो यहाँ 50,000 आप थ्रू कैश लेजर दे रहे हो तो 50,000 पे ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो 21 तारीख से 5 दिसंबर तक जितने भी दिन होते हैं 46 डेज होते हैं, 46 डेज का ओके आपका नेट अमाउंट 50,000 पे ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन ओके यहाँ हाँ 50,000 पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये प्रॉब्लम हमने देखा। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ICAI मटेरियल का प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा जो वर्ड था ना कि कैश लेजर से जितना पे करना है, आई रिपीट, कैश लेजर से जितना पे करना है उतने पे इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा उसको और अच्छे से इंटरप्रेट किया। ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, देखो। Messrs ABC Limited have belatedly filed GST return under section 39 for the month of January, ओके जनवरी का आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न। ठीक है, यानी 61वें दिन फाइल किया, जो भी उसकी ड्यू डेट होगी जनवरी की, यानी जनवरी की ड्यू डेट 20 फेब होगी, तो ओके उसने वहां से 60 दिन लेट कर दिया। टोटल टैक्स पेड इन सच रिटर्न इज एज बिलो। आउटपुट टैक्स पेएबल, ठीक है, आपका आउटपुट टैक्स पेएबल जनवरी का तीनों का था। टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, हाँ रिवर्स चार्ज में तो आपको पूरा कैश लेजर से ही पे करना पड़ता है, इसको तो क्रेडिट भी नहीं मिलता है, तो रिवर्स चार्ज। उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल 2,50,000, 55,000 और 55,000। अब ख्याल रहे, ये ITC जो है आप सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हो, रिवर्स चार्ज के लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने यही कहा था कि रिवर्स चार्ज का पेमेंट पूरा कैश में देना पड़ता है और आप ITC रिवर्स चार्ज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए 4,50,000 माइनस 2,50,000, तो आपकी नेट लायबिलिटी 2 लाख प्लस ये कैश लेजर का 2,18,000 हुआ। 2,85,000 माइनस 55,000 प्लस 32,000, 2,62,000 हुआ। ओके, और 2,85,000 माइनस 55,000 प्लस 32,000, तो यहाँ पे 2,62,000 हुआ। एग्जामिन द इंटरेस्ट पेएबल ओके एज पर द प्रोविजन ऑफ GST लॉ। What would be your answer if entire tax of the month of January has to be paid through electronic credit ledger except the taxes to be paid on reverse charge basis? हाँ, तो अब आपके कैश लेजर से ये अमाउंट आ गया और कैश लेजर से इतना आ गया। इसमें ओके आउटपुट टैक्स 4,50,000 माइनस क्रेडिट
तो 2 लाख बचा प्लस 18,000, 2,18,000 आया। क्योंकि आउटपुट टैक्स के लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, तो कैश लेजर से इतना पेमेंट आया। अगर कैश लेजर से इतना पेमेंट आया तो बेटा 2,18,000 पे 18% 60 डेज का इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया गया। तो इस तरह से जो भी कैश लेजर से आपका आया, कैश लेजर से पेमेंट आ रहा है, उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ डेज है। ओके, तो अब इन्होंने डायरेक्ट 60 डेज बोला, इसलिए मैंने 60 डेज ले लिया। या आपको 21 तारीख से यानी 21 फरवरी से नंबर ऑफ डेज आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, और जो लास्ट डेट दी है पेमेंट की, वहां तक के आपको पेमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, what would be your answer if entire tax for the month of January has to be paid to electronic credit ledger? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे क्रेडिट लेजर में अगर सफिशिएंट बैलेंस है, यानी मेरे क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, यानी उन्होंने केस बदल दी, ये केस नहीं, उन्होंने केस बदल दी कि ये जो आउटपुट टैक्स है और मेरे क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है। ओके, समझ लो, एग्जांपल लो कि मेरे क्रेडिट लेजर में यहाँ 5 लाख का बैलेंस है, यहाँ 3 लाख का बैलेंस है, और यहाँ पे भी 3 लाख का बैलेंस है। ओके, तो अगर मेरे क्रेडिट लेजर में 3 लाख का बैलेंस है तो मुझे पूरा, ओके, यहाँ पे 5 लाख का और 3 लाख का बैलेंस है तो पूरा पेमेंट सेटअप हो जाएगा, मुझे कैश लेजर यूज नहीं करना पड़ेगा फॉर माई आउटपुट टैक्स। लेकिन ये जो रिवर्स चार्ज वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ये रिवर्स चार्ज वाला है बेटा, तो रिवर्स चार्ज वाले के लिए तो मुझे कैश लेजर यूज ही करना पड़ेगा, ये रिवर्स चार्ज वाले के लिए। ठीक है, मेरा आउटपुट टैक्स क्रेडिट से पूरा सेटअप हो गया। ओके, आउटपुट टैक्स क्रेडिट से पूरा सेटअप हो गया, पर रिवर्स चार्ज वाला है ये, इसके लिए तो मैं क्रेडिट यूज नहीं कर सकता हूं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर मेरा जो भी टैक्स पेएबल है, आउटपुट टैक्स पेएबल, उसके लिए पूरा क्रेडिट लेजर यूज हो गया। ओके, तो ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कुछ नहीं आएगा, लेकिन अभी भी मुझे कुछ कैश लेजर से देना है। और क्या कैश लेजर से देना है, तो ये रिवर्स चार्ज का जो पेमेंट है, इसके लिए मैं क्रेडिट यूज नहीं कर सकता हूं, आपको याद होगा। तो ये मुझे कैश लेजर से देना है बेटा, और ये अगर मुझे कैश लेजर से देना है तो अभी भी मुझे इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी आएगी। मतलब ये हुआ कि क्यों ना आपके पास इनफ क्रेडिट हो, क्यों ना आपके पास एक्सेस क्रेडिट हो, लेकिन आपके कैश लेजर से पेमेंट आ सकते हैं। आई रिपीट, आपके कैश लेजर से पेमेंट आ सकते हैं, स्पेशली रिवर्स चार्ज वाले, और वो आपने ड्यू डेट को नहीं दिए तो ऐसे केस में वो कैश लेजर से जितना पेमेंट आया वो केस में आपको लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो कैश लेजर से, तो दूसरे केस में बेटा अगर आप देखते हो तो ये 18,000 रुपए, 32,000 रुपए और 32,000 रुपए, इवन दो आपके पास इनफ क्रेडिट है, पर ये कैश लेजर से ही पे करना पड़ता है, और ये अगर डिले हुआ तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रॉब्लम देखा रिगार्डिंग टू दिस। चलो नाउ नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एग्जम्पशन, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। इसमें क्या अमेंडमेंट है, बाकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। आईटीसी में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। चलो देखो, बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट है। यस, services by way of transportation of goods by an aircraft from custom station of clearance in India to place outside India. Underline, transportation of goods by an aircraft from custom station of clearance in India to place outside India. थोड़ा आपको याद दिला दूं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पे समझ लो इंडिया, बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। ओके, बाहर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन आपको अगर बाय वेसल होगा, ध्यान से देखिएगा, बाय वेसल होगा और बाय एयरक्राफ्ट होगा, तो बाहर से इंडिया में आ रहा है, बाय वेसल होगा तो टैक्सेबल होगा, उसमें भी अगर शिपिंग कंपनी बाहर की है और इंपोर्टर इंडिया का है तो रिवर्स चार्ज में आता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट है तो वो केस में एग्जम्पशन दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट होगा तो वो केस में एग्जम्पशन है। अगर गुड्स इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो केस में वो वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो, दोनों केस में टैक्सेबल होगा, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा था, ये एग्जम्पशन भी देखा था कि कोई अगर इंडिया से इंडिया के बाहर फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, प्लेस आउटसाइड इंडिया, बाहर लेके जा रहा है, प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये केस में भी वो वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो, दोनों को एग्जम्पशन दिया था, वेसल हो
या एयरक्राफ्ट हो, दोनों को एग्जम्पशन था। ओके, तो ये एग्जम्पशन कुछ नहीं हुआ, ये एग्जम्पशन बढ़ाया गया है बेटा। वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो, इस दोनों एग्जम्पशन में था। यानी सिर्फ इंडिया वाला टैक्सेबल था, और बाहर से इंडिया में इंपोर्टेड गुड्स आता है तो वेसल का टैक्सेबल था, एयरक्राफ्ट का एग्जाम था। तो पहले ये एग्जम्पशन की डेट जो थी, यानी फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये सितंबर 2020 तक ही एग्जाम था। ये एग्जाम्पशन को एक्सटेंड करके 2021 कर दिया गया, यानी अब 30 सितंबर 2021 तक ओके, अगर कोई भी शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर लेके जाती है तो उसको एग्जम्पशन दिया गया। तो ये एग्जम्पशन पहले से था, सिर्फ उसकी डेट बढ़ाएगी। तो ये एयरक्राफ्ट का था बेटा। सेकंड अगर देखें तो वेसल का भी ऐसा ही हुआ। ओके, वेसल का भी उन्होंने डेट बढ़ा के रख दी है। ओके, 2021 तक की ये डेट बढ़ा के रखी है। तो ये दो एग्जम्पशन इंडिया से इंडिया के बाहर अगर आप लेके जाओगे तो यहाँ पे उन्होंने डेट बढ़ा के रखी है और दो एग्जम्पशन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, चलो डिस्कशन को अब यहाँ पे, ये दो एग्जम्पशन तो हमने देखे। तीसरा एक जो नया एग्जम्पशन उन्होंने ऐड किया वो 19C, और वो है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। आई रिपीट, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। ओके, तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसरो। ओके, आपने नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ओके, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, एक दूसरी अंतरिक्ष। ओके, तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी इंडिया की जो तीन एजेंसीज है, पहला इसरो, दूसरा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड किया तो वो केस में एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। आई रिपीट, वो केस में एग्जम्पशन उन्होंने दिया है। चलो, अब यहाँ पे इस ये तीन एग्जम्पशन है, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। ओके, पहले दो एग्जम्पशन में उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, और सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज को उन्होंने यहाँ पे तीन लोगों ने दिया। पहला ओके, कौन बेटा? पहला इसरो, दूसरा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, और तीसरा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने अगर ये सर्विस दी तो वो एग्जम्पशन में कवर की जाएगी। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, एक प्रॉब्लम मैंने बनाया है, ले लेते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी हमने एग्जम्पशन देखे थे उसके ऊपर एक प्रॉब्लम बनाया। देखो, XYZ line is engaged in providing service of transport of goods by aircraft and vessel. Aircraft or vessel. It collected the following sums exclusive of taxes, if any, towards services. Air freight relating to goods imported into India. अगर कोई गुड्स बाहर से इंडिया में आ रहा है और वेसल से आता है तो टैक्सेबल, एयर से आता है तो एग्जम्प्ट, तो ये एग्जम्प्ट रहेगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा। सेकेंड, फ्रेट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया बाय एयर, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है और बाय एयर है तो ये टैक्सेबल रहेगा, ये क्योंकि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद में एयर फ्रेट चार्ज फ्रॉम मेसर्स XYZ लिमिटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दुबई ब्रांच टू सिडनी ब्रांच। ओके, ख्याल रहे। ओके, ये बाहर के बाहर ट्रांसपोर्टेशन है, और एयर फ्रेट चार्ज फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दुबई ब्रांच टू सिडनी ब्रांच। अगर ये बाहर के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसे केस में इसको भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको भी मैंने एग्जम्पशन दिया है, क्योंकि ये बाहर के बाहर ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, तो इसको भी एग्जम्पशन दिया जाएगा क्योंकि वो इंडिया में ओके ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है ही नहीं। उसके बाद में वेसल फ्रेट रिलेटिंग टू गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, हाँ, इंपोर्टेड गुड्स का वेसल फ्रेट टैक्सेबल रहेगा, तो बेटा ये टैक्सेबल रहेगा। पर अब डिपेंड कि यहाँ पे अगर फॉरेन शिपिंग कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज, और इंडियन शिपिंग कंपनी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज। उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो फिलहाल आपको इतना ही लिखना है कि वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद में फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन aircraft from custom station of clearance in India to place outside India. Okay, हाँ, from custom station in India to outside India, ये भी exempt रहेगा, ये भी exempt रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडियन वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये भी exempt रहेगा। मैंने वैसे नोट दिया है और एग्जम्पशन एंट्रीज दिया है, ये आपने देख लेना।
ओके, बस देखो 42 लाख टैक्सेबल है, 10 लाख टैक्सेबल है, टोटल 52 लाख टैक्सेबल है। ओके, तो ये हमने देखा। और ये जो बाहर के बाहर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाहर के बाहर गया है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से वो सप्लाई भी नहीं कहा जाता है गुड्स का, और गुड्स बाहर के बाहर ट्रांसपोर्ट हुआ है इसलिए प्लेस ऑफ इंडिया बाहर ही है, तो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी डज नॉट अराइज। चलो, ये हमने एक प्रॉब्लम लिखा रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। Next, calculate the tax payable for supply under GST under following services. Satellite launch service by Indian Space Research Organization ISRO exempt, by अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम्ड, और बाय न्यू स्पेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम्ड। ये तीनों भी एग्जाम्ड है, खत्म, प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, छोटे से एग्जाम्शन थे, प्रॉब्लम ले क्या हमने थोड़ा डिटेल में ले लिया। ठीक है, चलो चलो बेटा, आज यहीं रुकते हैं।